नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी की यमुनोत्री रोपवे को की सौगात। सीएमआर में किया एमओयू। 167 करोड़ की लागत से बनेगा 3.38 किलोमीटर लंबा रोपवे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा में 13 से 18 मार्च तक बजट सत्र। धामी सरकार ने तेज की कवायद। अब राजनीतिक गलियारों में मचा सियासी घमासान। उत्तराखंड में 16 केंद्रों पर पीसीएस की मुख्य परीक्षा शुरू। हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में 26 फरवरी तक होगा आयोजन। सेंटर के आसपास धारा 144 लागू। पुलिस प्रशासन की टीमें भी अलर्ट मोड पर। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली का मामला। सीबीआई जांच की मांग पर अड़िग कांग्रेस और बेरोजगार। उधर नकल विरोधी कानून को लेकर बीजेपी निकाल रही आभार रैली। गोवा, मणिपुर और केरल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी होगी पर्यटन पुलिस। मेहमानों से संवाद में दिक्कत न हो इसलिए सीखेगी कई भाषाएं। राज्य में 50 से ज्यादा टूरिस्ट लोकेशन किए गए आइडेंटिफाइड। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 23 फरवरी तो वहीं देहरादून सीएम धामी की यमुनोत्री रोपवे की सौगात। सीएम आवास पर यमुनोत्री रोपवे के संबंध में किया एमओयू। रोपवे के निर्माण के बाद 1 घंटे में 500 लोग जा सकेंगे यमुनोत्री। 167 करोड़ की लागत से बनेगा 3.38 किलोमीटर लंबा रोपवे। प्रस्तावित खरसाली से यमुनोत्री रोपवे के निर्माण का रास्ता पहले ही हो गया था साफ। वन मंत्रालय रोपवे के निर्माण के लिए पहले ही दे चुका है क्लियरेंस। पीपीपी मोड पर होगा रोपवे का संचालन। रोपवे के बनने से यात्रियों को नहीं चलना पड़ेगा पैदल। अभी 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं श्रद्धालु। रोपवे से मात्र 15 से 20 मिनट में यमुनोत्री पहुंच सकेंगे यात्री। बजट सत्र को लेकर राजनीतिक गलियारों में अब सियासी घमासान मचना शुरू हो गया है। बता दें कि मार्च में गैरसैंण में बजट सत्र होना है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया तो सरकार वहां के लोगों की अनदेखी क्यों कर रही है। देखिए, बजट सत्र आपने किया, देर आए, चलो दुरुस्त आए, मगर तुमने कहा कि हम यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी देंगे। कहाँ है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी? बताओ ना। हम तो आएंगे सत्ता में, पूर्ण राजधानी बनाएंगे, लेकिन तुमने ग्रीष्मकालीन कहा है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है कहाँ? बताओ तो सही। उसके नाम से तो चपरासी भी नहीं है, एक पत्थर भी तुमने नहीं लगाया है। तो ये किसके साथ ठगी कर रहे हो? तो वहीं 15 मार्च को पेश होगा धामी सरकार का बजट। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान पेश होगा 2023-24 का बजट। 13 मार्च से सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। तो 14 मार्च को धन्यवाद प्रस्ताव और उस पर होगी चर्चा। 15 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा पारित। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। 16 मार्च को बजट पर चर्चा और विभागवार अनुदान मांगों का होगा प्रस्तुतिकरण। 17 मार्च को होगा असरकारी कार्य। 18 मार्च को विनियोग विधेयक होगा पास। जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत जी, विधानसभा सत्र के दौरान 2023-24 का बजट भी पेश होगा, बजट सत्र भी शुरू होगा, क्या कुछ इसमें अब कार्रवाई होंगी? बताना चाहूंगा, उत्तराखंड का
इस बार का जो बजट सत्र है वो गैरसैंण भराड़ीसैंण में आहूत किया जाएगा और गैरसैंण भराड़ीसैंण में जो बजट सत्र आहूत किया जाएगा उसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई है। जी। सरकार के स्तर पर भी तैयारियां पूरी है, विधानसभा प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी भराड़ीसैंण में जो सत्र होगा वो काफी हंगामेदार रहने के आसार उसके हैं। विपक्ष चाहेगा कि तमाम मुद्दों पर सदन को घेरने का प्रयास करे। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण से ही विपक्ष का वॉकआउट शुरू हो जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ क्योंकि 15 तारीख का जो दिन मुकर्रर किया गया है जिसमें वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगे और बजट पेश करने के बाद उसके बाद विभागवार अनुज्ञाएं मांगी जाएगी। यानी 13 से लेकर के 18 तक ये सदन चलाया जाएगा और कुल मिलाकर के सदन में कोशिश सरकार की तरफ से बजट को सैंक्शन कराने की होगी, पारित कराने की होगी और इसके अलावा कुछ अध्यादेश भी विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। जी। अब इसमें 17 तारीख को सरकारी कार्य भी होंगे, बजट भी आएगा। क्या उम्मीद है लोगों को इस बजट से? कैसा ये बजट होगा? क्योंकि जिस तरह से महंगाई हो रही है, लोग जाहिर है राहत की उम्मीद बजट से रखते हैं, तो क्या उनकी ये उम्मीद इस बजट में पूरी होती दिख रही है? बिल्कुल, देखिए सरकार की कोशिश ये है कि लोगों से पहले सुझाव मांगे गए हैं कि बजट कैसा होना चाहिए। सरकार लगातार दावा करती आई है कि जो भी बजट पेश किया जाएगा उसमें समावेश होगा तमाम लोगों का, चाहे वो किसानों से ताल्लुक रखते हैं या व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं या युवा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं या फिर वो औद्योगिक घरानों से ताल्लुक रखते हैं। हर किसी की राय शुमारी की जा रही है। राय शुमारी के लिए सरकार अलग अलग तरीके से अपने कैंपेन भी चला रही है। यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में जाकर के युवाओं से पूछा जा रहा है, वित्त मंत्री खुद जा रहे हैं। इसके अलावा जो पोर्टल है उस पर भी सुझाव मांगे जा रहे हैं, उसको लेकर के बजट तैयार किया जा रहा है। हालांकि सरकार और वित्त मंत्री ये भी दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड का जो बजट होगा उसको सरप्लस बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि जो घाटे की राजस्वयां हैं उनको पूरा किया जाएगा और उससे निपटने के लिए सरकार मजबूती के साथ अपने जो आय के स्रोत हैं इनको बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार की ये भी कोशिश है कि जो बजट इस बार सदन में पेश किया जाएगा, जो विभागवार अनुज्ञाएं मांगी जाएंगी, अवस्थापना निर्माण के कार्यों के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन कैसे रुके उस पर आधार होगा, किसानों की आय दोगुनी कैसे हो उस पर आधारित होगा। इसके अलावा जो सरकारी भर्तियां पदों के सापेक्ष निकाली जानी है, उसमें कितने पदों के सापेक्ष भर्ती निकाली जाएगी, उसका बजट अलॉटमेंट अलग से किया जाएगा, प्रचार प्रसार के लिए अलग से किया जाएगा। तो यानी सरकार की कोशिश है कि सभी जनभावनाओं का सम्मान करते हुए पर्वतीय और मैदानी इलाकों का जो सामर्थ्य है उसको बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए बजट को पेश किया जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जहां एक तरफ बेरोजगार भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी सीबीआई जांच की मांग पर अडिग है। हालांकि प्रदेश में धामी सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून को लेकर बीजेपी सरकार अब प्रदेश में आभार रैली करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का ये सिर्फ दिखावा है। बीजेपी हाकम सिंह जैसे लोगों को बचाना चाहती है। साथ ही कहा कि ये उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों के साथ छलावा है। वहीं बेरोजगारी और महंगाई जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका आभार व्यक्त करते हुए युवा मोर्चा ने आभार रैली निकाली और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि परेड ग्राउंड के पास धारा 144 लागू है, लेकिन बावजूद इसके भी बीजेपी की सैकड़ों कार्यकर्ता ने बाइक रैली निकाली। तो क्या ये धारा 144 सिर्फ प्रदर्शन कर रहे युवाओं के लिए है या फिर सभी पर लागू है? इस पर सफाई देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धारा 144 सभी के लिए लागू है और अभी कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई है जो इस पर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में पीसीएस मेंस की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। तो वहीं हल्द्वानी में 4 सेंटर पर 1707 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। उत्तराखंड में पीसीसी मेंस की परीक्षा है। तो बता दें कि आज से 16 केंद्रों पर पीसीएस की मुख्य परीक्षा हो रही है। सख्त चेकिंग से सेंटर पर अभ्यर्थियों का प्रवेश किया जा रहा है। धारा 144 लागू है।
हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में परीक्षा का आयोजन। हरिद्वार में परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 5 केंद्र, जिन पर 1716 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। देहरादून में 7 केंद्रों पर पीसीएस की परीक्षा के लिए 2213 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। हल्द्वानी में परीक्षा के लिए बनाए गए 4 केंद्रों पर 1707 छात्र पंजीकृत हैं। तो परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू है। पुलिस प्रशासन की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल नए नकल कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। पीसीएस मुख्य परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का मौका दिया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता यशराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, उत्तराखंड में आज पीसीएस की परीक्षा हो रही है, तो वहीं 16 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। किस तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? कितने अभ्यर्थियों ने पंजीकृत किया है? जी भानु जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा का दिनांक 23 तारीख यानी आज से लेकर के 26 फरवरी के बीच होना है जी, और जिसके द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि इस परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देने सेंटर पर जाएंगे, उनके लिए सबसे पहली बात तो निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मुहैया कराई गई है। वही दूसरी सबसे बड़ी बात, जिसका बार बार या विद्यार्थियों के द्वारा आंदोलन भी किया गया था और मांग भी उठते रहता है कि पीसीएस की जो परीक्षा हो रही है ये भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हो, पेपर लीक मुक्त परीक्षा हो। तो इसको देखते हुए भी यह जो परीक्षा हो रही है, यह जो कठोर कानून बना है उसके बाद यह परीक्षा हो रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात, कि इस परीक्षा में ये 16 केंद्रों पर यह मुख्य परीक्षा की जा रही है और वहीं पर चेकिंग की भी बहुत कड़ी व्यवस्था की गई है। परीक्षा के आसपास के जगह को परीक्षा के आसपास धारा 144 लागू कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के तहत होते हुए विद्यार्थियों को गुजरना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मेटल डिटेक्टर सुरक्षा की व्यवस्था की गई, चेकिंग की जा रही है। पुलिस कर्मियों के द्वारा चेकिंग करने के बाद ही विद्यार्थियों को परीक्षा सेंटर के अंदर घुसने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से सघन चेकिंग की जा रही है। उसके पर्स को निकाला जा रहा है। लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी, किसी कैलकुलेटर, किसी भी तरह की कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ले जाने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह परीक्षा जो हो रही है यह पूर्णतः हल्द्वानी में यह परीक्षा 4 केंद्र बनाए गए, जिनमें 1707 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। वहीं देहरादून के 7 केंद्रों पर पीसीएस की परीक्षा हो रही है, जिसमें 2213 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह परीक्षा हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में हो रही है और हरिद्वार में परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 1716 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है। जी राधु जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आपका जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। प्रश्न संख्या 1 माननीय श्री जगदीश नारायण जी राय। नथी का प्रश्न संख्या 1 पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई? उत्तर आया है, बड़ा विस्तृत आया है। कार्य योजना क्या बनाई गई ये नहीं बताया गया है, उसके अनुश्रवण का तरीका बताया गया है और कुछ जिले प्रदेश के जो इधर के हैं, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ आदि वाराणसी लिया गया है, कुछ राजधानी के दिए गए हैं, यदि कार्य योजना क्या बनी है ये नहीं बताया गया है। माननीय मंत्री जी। प्रदेश के चिन्हित 17 नॉन अटेंडमेंट सिटीज हैं, उनके लिए कंटिन्यूअस एयर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं ताकि अगर एयर क्वालिटी में फ़र्क आता है तो तुरंत पता लगता है और उसको रोकने के लिए तुरंत एक्शन में आया जाता है। एयर क्वालिटी के लिए जिलाधिकारी के स्तर, उनके अलावा प्रदेश के और जिले क्या? मंत्री जी बैठ जाइए, पूरा प्रश्न आया तब खड़े होइए। अब बताइए। इसमें जितनी भी हमारी नदियां हैं, 14 नदियां हैं, उनमें जितने भी जगह पे हमारे शहर मिलते हैं और उनका एसटीपी उसमें होते हैं, एसटीपी बोनस में ही जा रहा है। नहीं, ये इससे नहीं मानो बोनस, ये सभी। अगर मेरा प्रश्न अनुचित होगा आप अग्रह कर लीजिए। नहीं, अनुचित प्रश्न आपके उचित होंगे। 2 प्रश्न की अनुमति है, आपका तीसरा प्रश्न बोनस में, उसके बाद दूसरा प्रश्न चाहिए। आपकी कृपा चाहिए। अगर मेरा प्रश्न चलिए आगे पूछिए, पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, बस केवल प्रश्न तो सुन ले।
ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह से शुरू हो रही है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि चारधाम में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण अभी नहीं हुआ है, लेकिन इन व्यवस्थाओं का चारों धामों की ही टल एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया है। देखिए, प्रदेश के लिए और सभी के लिए पहले जो यात्री आ रहा है दूर से, उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि वो स्वस्थ रहे, कहीं धक्का मुक्की में या चोट में ना आए, या स्टैम्पीड ना हो। और आप भी सहमत होंगे, सारी दुनिया सहमत होगी, सबसे पहले हमें जो बाहर से आया उसकी जान की सुरक्षा करानी है। बाकी जब भी कोई नया निर्णय होता है तो किसी को थोड़ा फ़ायदा भी होता है, किसी को नुकसान भी होता है, लेकिन जब किसी की जान बचाने की बात आती है तो सारे फ़ायदे हमें इग्नोर करने चाहिए। सबसे प्रदेश के लिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो यात्री बाहर से आ रहा है उसकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करानी। एक हमारा चारधाम होटल एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी, अध्यक्ष और चारधाम के जन जन का कहना है, चाहे वो घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी, ढाबा, जितने भी लोग हैं, सबका ये कहना है कि अगर सरकार ऑनलाइन पंजीकरण को यथावत रखती है और सीमित संख्या की बाध्यता समाप्त नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार का पुतला फूकेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर जहां सरकार एक तरफ तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर लगातार नजर जमाए हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा कि अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं, जिसको लेकर चारधाम मार्गों में इस बार अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पीआरडी जवानों को भी यात्रा मार्गों पर तैनात किया जाएगा। हमारी तैयारी अब शुरू हो गया है, क्योंकि 24 अप्रैल के बाद से यात्रा शुरू होगा। करीब 6 कंपनी पीएससी और भी सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस भी हम नियुक्त होंगे और उनको इस बार हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से उसके ट्रेनिंग हो और पीआरडी के जवान को भी अभी ट्रेनिंग देके इस पे नियुक्त कराएंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ मसूरी, नैनीताल जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। आए दिन इन इलाकों में पुलिस जवानों को यात्रियों और टूरिस्टों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में कई राज्यों के टूरिस्ट पहुंचते हैं, जिनकी भाषा और संस्कृति बिल्कुल अलग होती है, जिस वजह से पुलिस जवानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए अब उत्तराखंड में भी गोवा, मणिपुर और केरल की तर्ज पर पर्यटन पुलिस तैयार होगी। साथ ही उत्तराखंड में भी पर्यटन पुलिस बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय से एक रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है, जिसके बाद प्रदेश में पर्यटन पुलिस की अलग से विंग तैयार होगी। पर्यटन पुलिस को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पूरे राज्य में 50 से ज्यादा टूरिस्ट लोकेशन आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पर टूरिस्ट पुलिस की तैनाती रहेगी। साथ ही चारधाम यात्रा से पहले टूरिस्ट पुलिस की तैनाती हो जाएगी। पूर्व की भांति टूरिस्ट पुलिस के हमने लोकेशन आइडेंटिफाई किए हैं 50 से ऊपर, उन सब पे टूरिस्ट पुलिस तैनात रहेगी और जिससे कि जो आने वाला पर्यटक है उसको किसी तरह की असुविधा न होने पाए, उसको पूरी तरह से टूरिज्म के बारे में और पुलिस के बारे में दोनों सब तरह का सपोर्ट ये लोग देंगे। कब तक शुरू हो जाएगा सर, ये क्या कुछ नहीं, बिल्कुल इसी चारधाम में शुरू हो जाएगा। अगले मार्च में इनको दोबारा से एक जिसे रिफ्रेशर कोर्स कहा जाता है फिर से कराएंगे। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। तो वहीं बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्राधिकरणों का निर्माण जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिसके तहत HRDA भी निरंतर प्रयासरत है। मैं एक समीक्षा कर रहा था तो उसमें अभी 38 करोड़ के काम और जिनकी संख्या 122 है, एक काम को छोड़ के लगभग ये सभी काम की सूची मेरे पास है, ये काम वहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। और कुछ हमारे यहाँ पार्क बने इसी बीच में, पार्कों की संख्या है 84। जहाँ वहाँ पार्क पहले बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, इसी एक साल के अंदर वहाँ की पार्कों की दशा भी सुधारी है। वहाँ पे सोलर लाइट लगाई है, वहाँ पार्कों का जो पाथ है किनारे किनारे वो लगाया है।
और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी की यमुनोत्री रोपवे की सौगात, सीएमआर में किया एमओयू। 167 करोड़ की लागत से बनेगा 3.38 किलोमीटर लंबा रोपवे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा में 13 से 18 मार्च तक बजट सत्र, धामी सरकार ने तेज की कवायद। अब राजनीतिक गलियारों में मचा सियासी घमासान। उत्तराखंड में 16 केंद्रों पर पीसीएस की मुख्य परीक्षा शुरू। हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में 26 फरवरी तक होगा आयोजन। सेंटर के आसपास धारा 144 लागू। पुलिस प्रशासन की टीमें भी अलर्ट मोड पर। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली का मामला, सीबीआई जांच की मांग पर अड़े कांग्रेस और बेरोजगार। उधर नकल विरोधी कानून को लेकर बीजेपी निकाल रही आभार रैली। गोवा, मणिपुर और केरल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी होगी पर्यटन। पुलिस मेहमानों से संवाद में दिक्कत ना हो इसलिए सीखेगी कई भाषाएं। राज्य में 50 से ज्यादा टूरिस्ट लोकेशन किए गए आइडेंटिफाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।